नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब देखिए 22 जिले की 22 खबरें। इलाहाबाद चुनाव के आखिरी दिन प्रचार की ताबड़तोड़ शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने रंधावा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इलाहाबाद के विकास के लिए गठबंधन उम्मीदवार की जीत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा जीतते हैं तो आपकी सीधी सरकार में भागीदारी होगी। साथ ही उन्होंने इलाहाबाद की जनता से तेजी से विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का वादा भी किया है। इस चुनाव के बारे में क्यों ये चुनाव आया और किसके कारण से आया, किस मतलब को लेके आया, वो सारी बातें आपके सामने रखी है। लेकिन जो कि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता के हाथ में उस चुनाव का भाग्य लिखने की बात होती है, क्योंकि जनता जनार्दन इस लोकतंत्र में वही सर्वोपरि है। जैसा चाहेगी वैसा करेगी। पूर्व चुनाव की बातें बहुत की गई यहां। मेरा इतना ही कहना उसमें कि पूर्व चुनाव में भी कम से कम लोकसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की हमारी सांसद चुन करके और हमको एक बहुत बड़ा एक प्रसाद दिया था। विधानसभा में जो भी हुआ हो, लेकिन सरकार की भागीदारी में तो चाहे वो रानिया हो, चाहे वो सिरसा हो, भागीदारी तो आज है ही। क्या हम इस जिले की तीसरी सीट की भागीदारी, जो हमारी एलनाबाद की सीट है, इसको भी सरकार की भागीदारी में बदल नहीं सकते? उस समय नहीं बदली होगी, आज फिर मौका आया, बदल सकते हैं। अभी 5 साल में समय थोड़ा निकला है, ज्यादा बाकी है। 2 ही साल निकले हैं, आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए। 27 अक्टूबर को हमने शपथ ग्रहण किया था, आज 26 तारीख है और मैं समझता हूं 2 साल के पूर्ण होने पर ये एक सभा, उसकी समाप्ति, 2 साल की समाप्ति पर हम अपनी बातचीत को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे। आगे के 3 साल और अपने हैं, जिसमें जिस आधार पर हम 2 साल से चला रहे हैं उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे। इलाहाबाद के उससे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहले कोई कमी हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार एयरपोर्ट पर चल रहे रनवे और अन्य कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को दूसरे चरण के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा हवाई पट्टी पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर कार्यों की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को गति से कार्य करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। चरखी दादरी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना को लेकर दादरी में मंगलवार को किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो किसान इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। वहीं बताया कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को लेकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान संगठनों में पहले शहर भर में प्रदर्शन किया और उसके बाद उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। झज्जर में बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसान अब सिर्फ प्रशासन से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। कई गांव के किसान झज्जर पहुंचे और एसडीएम से मिलकर बर्बाद फसलों की गिरदावरी कराने, उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से सरसों की फसल बिजाई की थी और धान की फसल
उनकी पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से वो खराब हो रही है और उनके मंसूबों पर इससे पानी फिर गया है। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन उनकी बर्बाद फसलों की गिरदावरी कराए और जितना जल्द हो सके बर्बाद फसलों का मुआवजा दे, ताकि उनके कुछ नुकसान की भरपाई हो सके। किसानों ने कहा कि बरसात से उनकी सरसों की बिजाई तो खराब ही हो गई है, साथ ही गेहूं की भविष्य में होने वाली बिजाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान 11 महीने से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने 3 घंटे प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन दिया है। किसानों ने लखीमपुर घटना मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और इसी को लेकर किसानों ने एसडीएम चिनार चहल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। इससे पूर्व किसान हिसार रोड स्थित टाउन पार्क के पास धरना देकर यहां पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। फरीदाबाद के नगर निगम में हुए करोड़ों के घोटाले में निगम कमिश्नर ने कमेटी गठित की है। कमेटी में डिप्टी मेयर, एक पार्षद और 3 अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा, आइए देखिए। नगर निगम फरीदाबाद में 200 करोड़ के घोटाला का चिन्ह बार बार बाहर निकल के आ रहा है और अब एक और कमेटी बना दी गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि उससे पहले एक कमेटी द्वारा जांच में दोषी कुछ आरोपियों को, अधिकारियों को माना गया था, जिसमें ठेकेदार भी संलिप्त पाया गया था। लेकिन आखिर क्यों दूसरी कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी, कौन इस कमेटी में है, ये तमाम जानने के लिए हमारे साथ में हैं डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग। सर, कमेटी बनाई गई है, 200 करोड़ के घोटाले का मामला बार बार सामने निकल कर आता है, ये कमेटी क्या जांच करेगी और मामला क्या है? देखिए यशपाल जी, हमारे कमिश्नर साहब जो नए आए हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई। ये कमेटी में 5 मेंबर हैं, 3 अधिकारी हैं और मैं एज ए डिप्टी मेयर और मेरे साथ एक मेरे पार्षद भाई अजय बैसला जी हैं। पहली वाली जो कमेटी बनी थी उसमें भी हम दोनों थे और बाकी अधिकारी भी थे। मैं समझता हूँ ये कमेटी फिर से एक बार रिव्यू करने के लिए, क्योंकि पिछली कमेटी जो बनी थी उसकी जब रिपोर्ट गई तो चंडीगढ़ से कुछ सवालात उठ के एक चिट्ठी आई थी जिसका हमें जवाब देना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई जॉइंट कमिश्नर जो चेयरमैन थी कमेटी की, उन्होंने बगैर कमेटी के इजाज़त लिए या कुछ भी डिस्कस किए बगैर वो उसका जवाब फाइल कर दिया। तो मैं समझता हूँ यशपाल जी ने एक बहुत सही कदम उठाया कि भाई उन्होंने ऐसे कैसे जवाब फाइल कर दिया। उस जवाब को और कमेटी की फाइंडिंग्स को दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। जिसे आप सही मान रहे हैं फैसले को नगर निगम कमिश्नर के, आपके पास में, इस कमेटी के पास में अधिकार क्या हैं जांच के? देखिए, हमारे पास सारे अधिकार हैं। हम लोग जितने भी दोषी अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं, हम सबको तलब कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं और जो भी फाइंडिंग आएगी उसकी हमें एक रिपोर्ट सरकार को फाइल करनी है। एक बैठक हो चुकी है, दूसरी करने जा रहे हैं आप, लेकिन क्या उन दोषियों को, जिनको दोषी आप मान रहे हैं, उनको भी क्या तलब किया गया है इस कमेटी में? देखिए, पिछली जो कमेटी बनी थी उसमें मैं था, तो उसमें भी उस टाइम भी हम लोगों ने दोषियों को तलब किया था, लेकिन सभी लोग कोरोना का बहाना करके कोई भी हमारी कमेटी के सामने नहीं आया। मैं समझता हूँ इस बार हम फिर दोबारा उस रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे और मैं समझता हूँ जो रिपोर्ट फाइल की गई थी उसमें कुछ ऐसी खामियां थी कि भाई ऊपर वाले अधिकारियों को छोड़ दिया गया, सिर्फ जेई लेवल के अधिकारियों को सजा दी गई। मैं समझता हूँ इतना बड़ा घोटाला तत्कालीन जबकि वो चीफ इंजीनियर वहाँ थे, उनकी नॉलेज के बगैर ये घोटाला नहीं हो सकता। तो इस बार हम लोग फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं और सभी अफसरों को फिर से हम तलब करेंगे। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये है कि एक बार पहले कमेटी, जांच कमेटी में जिसमें आप थे, दोषी ठहरा दिया गया। दूसरी तरफ स्टेट विजिलेंस जांच इस मामले की कर रही है, तो क्या आपकी जो कमेटी है वो पावरफुल है या जो स्टेट विजिलेंस है वो पावरफुल है? और दोनों के फैसले अगर अलग अलग आते हैं तो फिर सही कौन सा माना जाए? देखिए, स्टेट विजिलेंस अपना काम कर रहा है, हमारी कमेटी अपना काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम जैसे ही घोटाला उजागर हुआ था, स्टेट विजिलेंस को ऑर्डर दिए थे कि भाई इसकी जांच की जाए। वो जांच अलग चल रही है और हमारी जांच जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लोकल बैठे हुए हैं, हमारे आंखों के नीचे काम होता है, तो हमें इस मामले में ज़्यादा पता होता है और मैं समझता हूँ जो हमारी जाँच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी और दोषियों को हम लोग पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा करेंगे। और स्टेट विजिलेंस?
स्टेट विजिलेंस भी अपना काम कर रही है, वो अपने तरीके से कर रही है, उनको भी अपना काम करने दीजिए और हम लोग अपनी कमेटी का काम सरकार को रिपोर्ट भेज देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर स्टेट विजिलेंस में वो बरी पाए जाते हैं या निर्दोष पाए जाते हैं और आपकी कमेटी के द्वारा वो आरोपी पाए जाते हैं या दोषी पाए जाते हैं, तो कौन सी किस रिपोर्ट को सही माना जाएगा? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कोई बरी मान ले या कोई उसको सजा याफ्ता मान ले। मैं समझता हूँ दोनों कमेटियाँ अपना काम कर रही हैं और जो भी फैसला आएगा आपके सामने होगा और दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ेंगे। ये तो चीफ इंजीनियर लेवल तक की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त के जो तत्कालीन कमिश्नर रहे होंगे, क्या उनकी भूमिका भी आपको संदिग्ध लगती है? अगर संदिग्ध लगती है तो कमेटी के पास पावर है, क्या उनको भी तलब किया जा सकता है? देखिए, जो कमिश्नर हैं वो मैं समझता हूँ वो इस दायरे से अभी बाहर हैं और मैं समझता हूँ ये जो घोटाला हुआ, जो मेरी समझ है, अगर मेरे पर्सनल व्यूज़ लीजिए तो चीफ इंजीनियर और उसकी टीम ने मिलकर ये घोटाला किया ठेकेदार के साथ मिलकर, और उसके बाद अधिकारियों ने मिलीभगत से इसको छुपाने की कोशिश करी। सही बताइए सर, कितने करोड़ की जांच कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये घोटाला कहते हैं 200 करोड़ का है, लेकिन अभी जो जांच हो रही है करीब 70-80 करोड़ रुपए की हम लोग जांच कर रहे हैं और हो सकता है ये 200 करोड़ तक चला जाए। रिपोर्ट कब तक सबमिट कर देंगे सरकार के पास? देखिए, हम रिपोर्ट अगले 15 से 20 दिन में सरकार के पास सबमिट कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग, जिनकी तरफ से एक कमेटी जो दोबारा कमिश्नर की तरफ से बनाई गई थी उसका एक अहम हिस्सा हैं और अगले 1 महीने में जिस तरह से 200 करोड़ का मामला जो सामने आया है उसकी 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सरकार के पास में सबमिट भी कर देंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम के राजी चौक पर प्रशासन की ओर से अलॉट की गई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग में अवैध वसूली का मामला सामने आया। पार्किंग ठेकेदार 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग में बीते लंबे समय से आरटीओ और सेल टैक्स विभाग के पकड़े गए बड़े ट्रकों को पार्क कराता था, जिनके नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। सेल टैक्स विभाग से मालिक जुर्माना भरकर गाड़ी छुड़ाकर लाता था तो पार्किंग ठेकेदार ट्रक मालिकों के प्रति टायर 100 रुपए के हिसाब से वसूलता था। ये मामला पुलिस के संज्ञान में तब आया जब राजस्थान के रहने वाले ट्रक मालिक की गाड़ी को सेल टैक्स विभाग ने पकड़ लिया और यहां पार्क कर दी। 20 दिन के बाद जब ट्रक मालिक सेल टैक्स विभाग से गाड़ी छुड़ाकर लाया तो पार्किंग ठेकेदार ने पार्किंग के नाम पर 40,000 रुपए मांग लिए, जिसकी शिकायत ट्रक मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी है। तो अवैध पार्किंग को लेकर ये नया मामला यहां पर सामने आया है, जहां पर पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ एक्शन यहां पर हो गया। आपको बता दें, पार्किंग ठेकेदार अवैध वसूली करता था, अवैध तरीके से पार्किंग यहां पर करा के और एक टायर के यानी कि एक ट्रक के एक टायर से 100 रुपए यहां पर पार्किंग से वसूली लेता था और प्रशासन की अलॉट पार्किंग में दरअसल ये वसूली यहां पर अवैध रूप से हो रही थी। वहीं घरौंदा में त्योहार के सीजन में प्रशासन की नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में खोया, पनीर और घी बनाया जा रहा था और बेहद असुरक्षित कंडीशन में इसे स्टोर भी किया गया था। रेड में खुलासा हुआ है कि बर्फ फैक्ट्री की आड़ में जिन बर्फ खानों में मावा और दूध स्टॉक किया गया था उसमें गंदगी और फफूंदी लगी हुई मिली है। इस रेड में मौके से करीब 4200 किलो दूध, साथ ही साथ 200 किलो मावा, 80 किलो पनीर और 500 किलो घी बरामद हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने फैक्ट्री से सैंपल ले लिए हैं। फूड सेफ्टी अधिकारी संदीप कादियान ने बताया कि अभी तक फैक्ट्री के लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। नमूनों की जांच रिपोर्ट के बाद मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं फैक्ट्री मालिक ने कहा कि उनके सभी प्रोडक्ट्स असली और सुरक्षित हैं। बर्फ फैक्ट्री में रखा गया मेवा और दूध 4-5 दिन पहले का ही है। बता दो, ऐसे में जो खाद्य विभाग है वो लगातार छापेमारी यहां पर कर रहा है और यहां पर एक दुकान में रेड की, एक फैक्ट्री में दरअसल जहां पर ये जो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहां पे मावा, खोवा, घी, पनीर मिला और उसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं पलवल में मंगलवार को सहकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे। बनवारी लाल ने इलाहाबाद विधानसभा के उपचुनाव पर कहा कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा की निश्चित तौर पर जीत होगी। बनवारी लाल बोले, किसान आंदोलन का उपचुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान मंत्री ने बताया कि मंथली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 15 शिकायतें आई थी, जिनमें से 13 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया और 2 शिकायतों को किसी कारणवश पेंडिंग रखा गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शिकायतें जनता की आए उनका तुरंत निपटारा किया जाए।
साथ ही मंत्री ने भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष के विकास कार्यों की भी सराहना की है। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने तोशाम की मेन स्थित गुरुजी ज्वेलर्स दुकान पर हुई लूटपाट और गोलीबारी के बारे में पीड़ित दुकानदार की दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से मुलाकात की है। उन्होंने दुकानदार और उसके परिवार को लुटेरों को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से बातचीत की, उन्होंने लुटेरों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। अंबाला में मंगलवार को सुबह बिजली विभाग के कर्मचारी गांव रतनहेड़ी में छापा मारने पहुंचे, लेकिन किसानों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करने दी गई। बिजली विभाग के एक व्यक्ति को पर्चा भी दिया गया, जिसके बाद किसानों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंदी बना लिया। जब तक पर्चा कैंसिल नहीं किया गया तब तक बिजली विभाग के कर्मचारी को नहीं छोड़ा गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकित का कहना है कि मंगलवार को गांव रतनहेड़ी में बिजली विभाग छापा मारने पहुंचा, लेकिन हमने उन्हें बंदी बना लिया। जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। समलखा क्षेत्र में बिजली चोरी की सूचना पर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग के एसडीओ रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि समलखा क्षेत्र में कुछ लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। उसी की सूचना पर उन्होंने समलखा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 और आसपास के गांव में छापेमारी की, जिसमें 33 उपभोक्ताओं को चोरी करते हुए पकड़ा और उन पर 12,75,000 रुपए का जुर्माना किया। एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि स्पेशल अभियान के दौरान गांव आटा शहर, मालपुर, रॉकसेड़ा, मचरोली के साथ करीब 1 दर्जन गांव में बिजली चोरी पकड़ने का अभियान चलाया गया है। वहीं हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पर पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस में हरियाणा की नारनौल कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। नारनौल के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की दोपहर करीब 12:30 बजे फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के वक्त गैंगस्टर पपला खुद कोर्ट में मौजूद रहा। उसे भारी सुरक्षा कवच के बीच कोर्ट में लाया गया था। पपला को एक दिन पहले ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बिमला की 6 साल पहले पपला गुर्जर ने 23 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस केस में 6 आरोपी संदेह के लाभ के चलते 3 साल पहले ही बरी हो चुके हैं। तब बता दें, फिलहाल दोषी को अब यहां पर सजा सुना दी गई है, साथ ही 10,000 का इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। पपला को आपको बता दें यहां पर दोषी करार दिया गया है। उसने एक महिला को 23 गोलियां मारकर आपको बता दें उसकी हत्या कर दी थी और बिमला मर्डर केस में अब उसे उम्र कैद की सजा मिली है और साथ ही 10,000 का जुर्माना लगा है। और फिलहाल इसी के साथ जिलों की खबरों में इतना ही और आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।